हे गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जोश और फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टॉपिक इजी है मुझे पता है, पर इंपॉर्टेंट है, आना जरूरी है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। DOD stands for, DOD stands for, ठीक है। फॉर्मूला फुल फॉर्म पूछा है, ओके। DOD stands for क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हम सभी को पता है, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं नहीं, हमें डीप में सीखना पसंद है ना। क्या होता है भैया BOD? जान लिया कि BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। पर ये होता है, BOD मेजर करता है कि आपका पानी कितना पॉल्यूटेड है, कितना नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना। एक पानी होता है, ये वाटर है, मान लो क्लीन वाटर। क्या है? क्लीन वाटर। ये है पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, ओके। अब पॉल्यूटेड वाटर और क्लीन वाटर में क्या डिफरेंस है? पॉल्यूटेड वाटर में होगा गार्बेज, होगा कचरा, होगा वेस्ट, होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, होगा, है ना। और क्लीन वाटर में क्या होगा? क्लीन वाटर यानी साफ पानी, यानी इस कचरा होगा, ठीक है, मान लेते थोड़ा बहुत तो गंदगी होगी। सी वाटर रहता है, लेक वाटर, रिवर वाटर, थोड़ी बहुत तो गंदगी होगी, पर इससे कम होगी, है ना, ओके। अब पानी में प्रेजेंट होते हैं कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज, ओके। ये एरोबिक बैक्टीरियाज आपके पोल्यूशन, आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, गार्बेज, रोटन वेजिटेबल्स जो पानी में ऐसे ही सड़ते रहते हैं, रिवर में, लेक्स में, बड़े बड़े ओशंस में, ये एरोबिक बैक्टीरियाज ऑक्सीजन का हेल्प लेके सारे पोल्यूटेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। कौन करेंगे? एरोबिक बैक्टीरियाज। और इस डिग्रेडेशन प्रोसेस में यूज होता है क्या? यूज होता है एक इंपॉर्टेंट गैस जिसका नाम है ऑक्सीजन, ठीक है। क्या कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन। क्यों? टू डिग्रेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। अच्छा, तो क्लीन वाटर में होगा थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पॉल्यूटेड वाटर में होगा ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ज्यादा ऑक्सीजन किस में लगेगा? ज्यादा ऑक्सीजन पॉल्यूटेड वाटर में लगेगा, है ना। ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, क्यों? ज्यादा वेस्ट है, क्या करना है? डिग्रेड करना है। कौन करेगा? एरोबिक बैक्टीरियाज करेंगे। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसकी ज्यादा है? पॉल्यूटेड वाटर की। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा वेस्ट है ना। यानी कि BOD इज हाई फॉर पॉल्यूटेड वाटर। इजी है ना। और BOD इज लो फॉर क्लीन वाटर, ओके। आई बात समझ में? ठीक है। अब ज्यादा ऑक्सीजन अगर एरोबिक बैक्टीरियाज ही कंज्यूम कर लेंगे पॉल्यूटेड वाटर में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, तो जो एक्वेटिक लाइफ पानी में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे भैया? वो तो मर जाएंगे ना, उन्हें तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब ये क्या है भैया? जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व है उसे कहेंगे डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही यूज करके एरोबिक बैक्टीरियाज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, ठीक है, ओके। पर यही सेम डिसॉल्व ऑक्सीजन तो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ सभी यूज करेंगे, ओके।
पर अब ज्यादा कचरा फैलने से, ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया यूज कर लेंगे तो बाकी फिश और एक्वेटिक लाइफ क्या करेंगे, उन्हें तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं ना, है ना, तो वो सारे मर जाते हैं। क्या होता है उनके साथ, सारे मर जाते हैं, और इसलिए ये होता है हार्मफुल। ओके, इस वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से प्रोसेस होता है, ज्यादा फिश किलिंग, ज्यादा एक्वेटिक लाइफ की किलिंग होती है। इसे हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, पर प्रोसेस होता है यूट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में, प्रोसेस नहीं है एक्चुअली, ये तो एक इंसिडेंट होता है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने की वजह से एक्वेटिक लाइफ मर जाती है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ये सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किसके लिए यूज होता है, टू डिग्रेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। ओके, तो एक सर्टेन वॉल्यूम का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिग्रेड करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ओके, सो देखा गया कि एक सर्टेन यूनिट वॉल्यूम को डिग्रेड करने के लिए पॉल्यूटेड वाटर में चाहिए अराउंड 17 ppm जितना ऑक्सीजन, और क्लीन वाटर में लेस देन 5 ppm ऑक्सीजन। देख रहे हो, 5 ppm डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्लीन वाटर में चाहिए या उससे लेस, और पॉल्यूटेड वाटर में 17 ppm या उससे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर इतना ऑक्सीजन इसके लिए यूज हो जाएगा तो यूट्रिफिकेशन तो होना ही है ना। इसलिए बोलते हैं पॉल्यूशन कम करो, रिवर्स में, लेक्स में, सी में गंदगी मत फेंका करो, है ना। ओके, आई बात समझ में। ओके, ये था भैया आपका, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो या। ओके, ये था आपका बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, ध्यान से और अच्छे से समझेंगे लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The layer of atmosphere between 10 to 50 kilometer above the sea level is called, क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, ठीक है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फियर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबोव द सी लेवल इज कॉल्ड। ठीक है, 0 से 10 किलोमीटर में होता है ट्रोपोस्फियर, 0 से 10 किलोमीटर में होता है ट्रोपोस्फियर, और 10 से 50 किलोमीटर में होता है क्या, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, आगे आंसर। ओके, बड़े आगे नहीं, हमें सीखना है कि क्या होता है भैया ट्रोपोस्फियर और क्या होता है भैया स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर रहता है 0 से 10 किलोमीटर में, स्ट्रेटोस्फियर होता है 10 से 50 किलोमीटर में। ट्रोपोस्फियर में होते हैं डस्टी जोन, वाटर वेपर, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन भी आ चुका है जेई में कि भैया क्लाउड और क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ होता है। क्लाउड भी और क्लाउड फॉर्मेशन भी दोनों ही होते हैं कहाँ भैया, ट्रोपोस्फियर में ही। क्लाउड एंड क्लाउड फॉर्मेशन दोनों ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। हुआ क्लियर। और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम बायोस्फीयर कहाँ है, सारे ट्रोपोस्फियर में। कैसे, 0 से 10 किलोमीटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उससे ऊपर भी है, पर हम ट्रोपोस्फियर में ही है ना। ओके, ऑक्सीजन। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है भैया, स्ट्रेटोस्फियर में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटोस्फियर की, उसमें प्रेजेंट है आपका हमारा फेवरेट
ओजोन लेयर। साथ ही प्रेजेंट है डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेटोस्फीयर में, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है क्या? ओजोन लेयर। ठीक है, हुआ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर fertilizers to water bodies causes। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन में पूछा है भैया एडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स टू वाटर बॉडीज कॉजेस। देखो देखो, सॉइल इरोजन होता है वगैरह वगैरह, पानी फार्म में से रन ऑफ होता है, सी में मिलता है, लेक में मिलता है, रिवर में, वाटर बॉडीज में मिल जाता है। और उसमें क्या मिल जाता है? अगर वो फार्म से आ रहा है तो जरूरी है क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है उसमें फर्टिलाइजर होगा ही, है ना। फार्म से अगर कोई पानी आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी उसमें फर्टिलाइजर होगा ही। ये फर्टिलाइजर फॉस्फेट होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं किसमें? पानी में। और ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर क्या करते हैं? कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ अल्गी। क्या करते हैं? अल्गी की फॉर्मेशन करते हैं, और अल्गी की ग्रोथ भी फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की वजह से होती है। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट यही नहीं है कि अल्गी का ग्रोथ और फॉर्मेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये अल्गी कवर्स द वाटर सरफेस। क्या करता है? अल्गी कवर कर लेता है वाटर सरफेस को, इस वजह से बिकॉज ऑफ विच डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेस। हुआ क्लियर? क्या हो रहा है? फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में से पानी में मिल रहा है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर जब पानी में मिल गया, अब वो अल्गी का फॉर्मेशन कर रहा है, अल्गी की ग्रोथ कर रहा है, दोनों चीजें हो रही है। अल्गी वाटर सरफेस को कवर कर ले रहा है ना। अच्छा, पानी में ऑक्सीजन कहां से आया? एटमॉस्फेयर से, है ना। एटमॉस्फेयर से पानी सरफेस के थ्रू डिसॉल्व हुआ और ऑक्सीजन पूरे पानी में फैल चुका, है ना। ओके, हुआ क्लियर? ठीक है। अब क्या हो गया? अब अल्गी ने सरफेस को कवर कर लिया, है ना। अब सरफेस क्या हो गया? कम हो गया। अब ऑक्सीजन के आएगा ऑक्सीजन अभी भी आएगा, सॉल्युबिलिटी अभी भी होगी, पर इस बार ऑक्सीजन कम आएगा, क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। और ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिर से वही होगा, क्या होगा? यूट्रिफिकेशन, किलिंग ऑफ फिश, एक्वेटिक लाइफ। किस वजह से होगी? इस वजह से भी होगी, उस वजह से बायोडिग्रेडेबल के वेस्ट वजह से भी होती थी। ये सारे के सारे क्या है भैया? ये सारे फैक्टर्स है वाटर पोल्यूशन के। हुआ क्लियर? हुआ। ऐसे तरह तरह के केमिकल्स, कैडमियम, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज होते हैं, पीसीबीज वगैरह, ये सारे पानी में मिल जाते हैं। और ऐसे तरह तरह के अल्गी फंगाई की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिस वजह से एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाती है, हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। हुआ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट लेने की जगह पे आप पॉज करके आराम से
क्वेश्चन और सॉल्यूशन वहीं पे बनाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, excessive release of CO2 into the atmosphere results in। अच्छा, सभी को आंसर आ चुका होगा, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना? ग्लोबल वार्मिंग। पर हमें आंसर से मतलब है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें मतलब है सीखना, अगले कॉन्सेप्ट को सीखना। ठीक है, एक्सेसिव ऑक्सीजन CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग, पता चले। ओके, पर भैया होती क्या है ग्लोबल वार्मिंग? क्यों CO2 ही करता है? कैसे और भी कोई गैसेस करता है क्या ग्लोबल वार्मिंग? ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, पढ़े? आ जाओ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, ध्यान से फोकस और जोश के साथ। क्या होता है? सनलाइट के थ्रू हीट अर्थ की ओर आती है। ठीक है, अब वो हीट, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया सन, यहां से आ गई आपकी हीट। ठीक है, अब हीट जब अर्थ पे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हुई, है ना? सनलाइट फिर से रिफ्लेक्ट भी हुआ, पर अर्थ के एटमॉस्फेयर क्या करता है? अर्थ का एटमॉस्फेयर इस हीट को 75% ऑफ हीट जो सन से आ रही है वो ट्रैप कर लेता है। कितनी? 75% ऑफ हीट इज ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर। ओके, क्यों करता है ट्रैप? जरूरी है भैया। बाकी प्लैनेट्स पे सरवाइव करना हार्ड क्यों है? क्योंकि उनका टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा कोल्ड है ना। अगर एटमॉस्फेयर ने 75% ऑफ हीट ट्रैप नहीं की तो अर्थ कूल हो जाएगी, बहुत ज्यादा कूल हो जाएगी, सर्वाइवल हार्ड हो जाएगा, है ना? इसलिए अर्थ को वार्म रखने के लिए 75% ऑफ हीट अर्थ एटमॉस्फेयर कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ट्रैप कर लेता है। ओके, अब बहुत ज्यादा अगर हीट 75% से ज्यादा हीट अगर ट्रैप होने लगे तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ये करता है हमारा भाई CO2, ये करता है मीथेन, ये करता है H2O वेपर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ये सारे और भी ऐसे कई गैसेस मिलके क्या करते हैं भैया? ग्लोबल वार्मिंग। ये और ज्यादा हीट को ट्रैप कर लेते हैं और इसी ट्रैप हीट की वजह से क्या होता है? अर्थ का ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अंटार्कटिका और ऐसे बड़े बड़े आइस क्या बोल सकते हैं, आइस बॉडीज को मेल्ट करने के लिए। हुआ क्लियर क्या होती है भैया ग्लोबल वार्मिंग? अब हमेशा ग्लोबल वार्मिंग को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से कंपेयर करते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? क्यों ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। आ जाओ देखते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये सारे गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओके, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे हमने अभी देखा 75% एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप करता है, जिस वजह से सर्वाइवल इजी होता है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। पर कई पार्ट इंडिया के नहीं, अर्थ के ऐसे हैं जहां पर कोल्ड ज्यादा है ना? वहां पे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो हीट नहीं है। ओके, तो ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं ग्रीन हाउस। क्या होता है ग्रीन हाउस? एक ऐसी जगह जहां पे सारी जगह कवर्ड होती है किससे? ग्लास से। किससे? ग्लासेस से। ये ग्लासेस क्या करती है? ये ग्लासेस सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट यहां पे आने के बाद अंदर ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, यहां पे आपका प्लांट है,
प्लांट, ये हो गया आपका प्लांट, ठीक है ना, ऐसा ही होगा प्लांट। ओके, ये हो गया हमारा फ्लावर छोटा सा, ठीक है। अब मुझे इस फ्लावर को ग्रो करना है, पर मुझे क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। सनलाइट से हीट आ गई, हीट आ गई ग्लास से अंदर, ये पूरा सरफेस ग्लास से कवर है, ये हो गई आपकी सॉइल, ठीक है। लाइन से पूरे पौधे लगाए हुए, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। सनलाइट यहाँ पे पहुंच गई, चलेगा। अब सनलाइट की एनर्जी यूज करके प्लांट अपना फूड बनाता है, सबको पता है, चलेगा। अब ये सॉइल और प्लांट जब इस फोटॉन्स को, हमेशा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा है, थोड़ा सा डीप में सीखते हैं, ठीक है, मजा आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सीख रखा है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा अपनी एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करता है, फोटॉन्स के फॉर्म में, है ना, फोटॉन्स के फॉर्म में। उसी तरह से फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी किसने ली, प्लांट ने, सॉइल ने, है ना। ओके, अब फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी ली विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी, 400 to 700 नैनोमीटर। ओके, अब जितनी एनर्जी उस फोटॉन से चाहिए थी उतनी उस प्लांट्स ने ले ली, सॉइल ने ले ली, बदले में कुछ एनर्जी फिर से एमिट कर दी, है ना, बदले में कुछ एनर्जी एमिट कर दी, और वो एमिशन होता है कौन से फॉर्म में, इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में। हुआ क्लियर? यानी कि अब आप बोल सकते हो कि भैया ये तो क्लियर है कि आने वाला फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक होगा इंफ्रारेड वेव से, है ना, तभी तो कुछ एनर्जी यूज करके फिर से फोटोन एमिट हुए जो है इंफ्रारेड वेव से। जी बिल्कुल, इंफ्रारेड वेव्स की वेवलेंथ होती है 780 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। इतनी हाई वेवलेंथ होती है किसकी, इंफ्रारेड वेव्स की, जो फोटॉन सॉइल और प्लांट ने क्या किए, एमिट किए। हुआ क्लियर? कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो में पीछे जाए और अच्छे से फोकस और जोश के साथ देखें, ठीक है। अच्छा, ये फोटॉन्स अब सॉइल ने, प्लांट ने एमिट किए, कौन सी वेवलेंथ के, 780 टू 1 मिलीमीटर। ये फोटॉन्स 400 टू 700 नैनोमीटर के एब्जॉर्ब किए। हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है भैया कि जब ये इंफ्रारेड वेव्स इस ग्लास से गई और इस ग्लास ने क्या किया पता है, इस ग्लास ने इंफ्रारेड वेव्स को बाहर जाने नहीं दिया। जिस तरह से अर्थ एटमॉस्फेयर गैस हीट को ट्रैप कर लेती थी, उसी सेम फंडे से ग्लासेस ने क्या कर लिया, हीट, इंफ्रारेड वेव्स की हीट ट्रैप कर ली। अब क्या हुआ भैया, अब ये पूरे ग्लासेस मिलके सारे इंफ्रारेड वेव्स को ट्रैप कर लेंगे, हीट अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब ये पूरा प्लेस कैसे होगा, वार्म होगा, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। हुआ क्लियर? ये हम प्रोसेस फॉलो करते हैं किस लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कहाँ पे, कोल्ड प्लेसेस पे, और इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हुआ क्लियर? ये सेम इफेक्ट कहाँ यूज होता है, ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग में भी अब CO2, CH4, H2O गैस, N2O, और कौन सा था, CFCS, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा गैस आके क्या कर लिए, ज्यादा हीट ट्रैप कर लिए, जिस वजह से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई। और इसमें भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, कितना, 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और अगर इससे ज्यादा कभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था तो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत ज्यादा आइस कैप्स मेल्ट होंगे, फ्लड्स आएंगे, बड़े बड़े सुनामीज आएंगे। हुआ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थोड़ी राइटिंग मैं मानता हूं मेरी खराब है, डर्टी है,
पर आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा है भैया हमारा अगला क्वेश्चन? आज आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। Okay, easy question. The higher concentration of, ये concentration है, ठीक है, of which gas causes stiffness of flower buds, ठीक है। सीधा सीधा आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्टीफनेस ऑफ फ्लावर बड्स, ठीक है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो, इसमें कुछ ज्यादा सीखने जैसा नहीं है, याद करना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? फ्लावर बर्ड की स्टिफनेस के लिए। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब concentration of copper in drinking water is, ठीक है। The maximum prescribed concentration of copper in drinking water is कितना? आंसर है 3 ppm, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट अगली बातें सीखना है, ठीक है। ये टॉपिक से जुड़े जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम अब सारे टॉपिक सीखेंगे। ओके, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज 3 ppm। ये क्या है? प्रिस्क्राइब है। इससे ज्यादा और इससे कम होने पे क्या होगा? कुछ ना कुछ हार्मफुल डिफेक्ट आपके बॉडी में होगा, है ना, ये पता है। ओके, ठीक है। ऐसे ही होता है फ्लोराइड F-। कहते हैं अगर पानी में आपके फ्लोराइड F-1 ppm है तो आपका पानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1 ppm फ्लोराइड F- प्रिस्क्राइब है। क्या है? प्रिस्क्राइब है। 1 ppm फ्लोराइड होने से क्या होगा? 3CaOH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड नाम से एक कंपाउंड है, 3Ca3PO4 ट्वाइस CaOH ट्वाइस को फ्लोराइड के प्रेजेंस में ये कंपाउंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरो एपेटाइट में। कैसे? फ्लोरो एपेटाइट में Ca3PO4 ट्वाइस CaF2। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? क्यों? अब ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट क्यों था, है ना? हम पानी में F- फ्लोराइड चाहते हैं, कितना? 1 ppm प्रिस्क्राइब्ड है। क्यों चाहिए? ताकि ये रिएक्शन हो सके। अब ये रिएक्शन होना क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस रिएक्शन से आपका टूथ इनेमल becomes harder, ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी आपके टूथ इनेमल में फ्लोराइड आयन 1 ppm रहा तो क्या करेगा? हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करेगा। ओके, अच्छा। अब ये प्रिस्क्राइब 1 ppm है। अगर ये 1 ppm से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? 2 ppm हो जाए। अगर ये 2 ppm होता है तो आपको होगा क्या? मुटलिंग ऑफ टीथ से जुड़ी कोई बीमारी है, मुटलिंग ऑफ टीथ। अगर 2 ppm फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन आपके पानी में हो जाए तो मुटलिंग ऑफ टीथ होगा। और अगर ये बढ़ के और ज्यादा 10 ppm हो जाए तो क्या होगा भैया? ब्राउनिंग ऑफ टीथ। क्या होगा? ब्राउनिंग ऑफ टीथ।
दांत सड़ जाएंगे। ओके, टीथ क्या हो गया, सड़ जाएंगे। ओके, ठीक है, ये था फ्लोराइड के बारे में। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, सेकेंड है सेम फ्लोराइड के जैसा लीड। अब आपका पानी जो वाटर पाइप से रन होता है ना, वाटर पाइप में लीड रहता है। ओके, लीड की कॉन्सेंट्रेशन अगर 50 ppb से आपके पानी में ज्यादा हुई, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पाइप का लीड वाटर में डिसॉल्व होता होगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कुछ ना कुछ अमाउंट डिसॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है, 50 ppb तक प्रिस्क्राइब्ड है, चलेगा। ओके, पर अगर 50 ppb से लीड ज्यादा हो जाए तो आपको होगी किडनी डैमेज की बीमारी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी। ओके, कोई शक नहीं? जोश और फोकस है। चलो, थर्ड आता है सल्फेट। सल्फेट कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 50 ppm। कितना? नहीं, 500 शायद। हाँ, 500 ppm। सल्फेट कितना प्रिस्क्राइब है? 500 ppm। और अगर सल्फेट भी 500 ppm से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? लैक्सेटिव इफेक्ट। क्या होगा? लैक्सेटिव इफेक्ट। कब? अगर 500 ppm से ज्यादा सल्फर हो किसमें? आपके ड्रिंकिंग वाटर में। नेक्स्ट आएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट प्रिस्क्राइब्ड है 50 ppm। ये सारे आपको लर्न ही करने, ठीक है, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए ये सारे आपको। ये आप समझ के नहीं कर सकते, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ओके, इजी सिंपल क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट में सॉल्व, 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको लर्न हो, है ना। ओके, नाइट्रेट प्रिस्क्राइब है 50 ppm और अगर नाइट्रेट 50 ppm से ज्यादा हो जाए तो आपको होगा क्या? मिथेमोग्लोबिया। मिथेमोग्लोबिया, इसे हम प्यार से कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये नाम की बीमारी आपको हो सकती है कब? अगर नाइट्रेट आपके ड्रिंकिंग वाटर में प्रिस्क्राइब 50 ppm से ज्यादा हो। हुआ क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? ताजमहल। अच्छा, आप सभी को समझ गया होगा क्वेश्चन किस बारे में, ठीक है ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं। एसिड रेन, ताजमहल इज बीइंग स्लोली, ठीक है, डायरेक्टली हम एसिड रेन शुरू करते हैं। ओके, क्या ही करेंगे क्वेश्चन लिख के, ठीक है भैया। एसिड रेन, क्या? एसिड रेन। आपको पता है एक बात, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है, जो रेन वाटर एक्चुअल में गिरता है, रेन वाटर जो एक्चुअल में है, मान लो वो एसिड रेन नहीं है, तब भी आपका रेन वाटर एसिडिक होता है। उस रेन वाटर का नॉर्मल pH कितना है? 5.6। और हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भैया अगर 7 pH से कम किसी सब्सटेंस का 7 pH से कम हो तो वो एसिडिक होता है, 7 pH से ज्यादा हो तो वो बेसिक होता है ना, और 7 pH पर न्यूट्रल होता है। पर रेन वाटर ऑलरेडी 5.6 pH होता है, वो ऑलरेडी एसिडिक होता है। किस वजह से? क्योंकि रेन वाटर में एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है,
वो रेन वाटर से रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर लेता है, H2CO3, है ना। ओके, ये H2CO3 क्या है, एसिडिक है, कार्बोनिक एसिड। ये H प्लस रेन वाटर में क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है। हाइड्रोनियम आयन H2CO3 से रेन वाटर में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये रेन वाटर ऑलरेडी 5.6 pH का होता है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ऑलरेडी एसिडिक है, पर अगर आपके रेन वाटर में प्रेजेंट हो SO2, NO2 जैसे डेंजरस हार्मफुल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये H2O वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे हार्मफुल एसिड्स, और जो रेन वाटर पहले से ही एसिडिक था उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएंगे। ठीक है, हुआ क्लियर। अब ये रेन वाटर एसिड रेन कहने लायक है कब, जब उसमें प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हार्मफुल एसिड्स H2SO4 और HNO3। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एसिड रेन रोकनी चाहिए। कैसे एसिड रेन किस वजह से हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ये कहां से आ रहे हैं, ये कहां से आते हैं, ये आते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कहां से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल, इनके सारे से बर्निंग से क्या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो मिलके क्या कर रहे हैं, रेन वाटर को एसिडिक कर रहे हैं, एसिडिक रेन हो रही है। ओके, और इस एसिड रेन की वजह से काफी मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल जैसे डीकलराइज हो रहे हैं। कैसे, ये एसिड रेन जाके मार्बल से रिएक्ट हो रहा है और वो करोड़ हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी कम हो रही है, उसका कलर डीकलराइज हो रहा है। इतना ही नहीं, तो ये प्लांट्स के साथ फर्टिलिटी, प्लांट्स के साथ भी रिएक्ट होके उनकी न्यूट्रिएंट्स कम कर देता है। फिर फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी कम कर देता है। ये सारा हो रहा है किस वजह से, एक्वेटिक लाइफ को भी हार्मफुल है एसिड रेन की वजह से। ठीक है, हमें क्या करना है, गाड़ी कम चलानी है, साइकिल ज्यादा चलानी है। ओके, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब स्क्रीनशॉट, ये भी हो गया हमारा टॉपिक खत्म। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। चलो, अभी हेडिंग ओजोन लेयर। अच्छा, सभी को पता है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ठीक है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट ये है, आपको एक फैक्ट पता है, पता है कैसे, कैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे, बचपन से सीखते आ रहे, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, पर आप सीखेंगे कैसे, कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है और क्यों हमें ओजोन लेयर को बचाने की जरूरत है, क्यों हम ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है इस लेयर के डिप्लीशन के लिए। ओके, ठीक है, आओ देखते हैं। एक्चुअली में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन ही होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से, है ना। फैक्ट, दिमाग हिला देने वाली बात है ना, कि जो अल्ट्रावायलेट को हम कल तक कोसते थे, उस वही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के फॉर्मेशन की वजह से। फॉर्मेशन के लिए कैसे, और देखते हैं। ऑक्सीजन O2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में हो जाता है कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन सेम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं ओजोन, और ऐसे ही कई मॉलिक्यूल ओजोन के बन के फॉर्म होता है ओजोन लेयर।
हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज एब्सॉर्ब हो रहे हैं, है ना? ठीक है, समझ में आया कैसे अल्ट्रावायलेट रेज, कैसे ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मफुल गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर, क्लीनिंग पार्ट्स, कंप्यूटर, ऐसे इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक फोम इंडस्ट्रीज, ऐसे कई कई इंडस्ट्रीज में से रिलीज होता है हार्मफुल गैस जिसे हम प्यार से तो नहीं पर बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2 और जिसे हम कभी कभार फ्रीऑन भी कहते हैं। ये CF2Cl2 एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और से कई इंडस्ट्री में से रिलीज होने वाला गैस, ये है एक नॉन रिएक्टिव, नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, है ना? ऐसा गैस है, नॉन इनफ्लेमेबल है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है। ओके, पर यही नॉन टॉक्सिक, नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन रिएक्टिव गैस जब आता है कांटेक्ट में अल्ट्रावायलेट रेज के, CF2Cl2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, पहुंच गया ओजोन तक पहुंच गया। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में टूट जाएगा, किसमें? CF2Cl प्लस Cl रेडिकल, और ये रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, अब रिएक्ट होगा हमारे प्यारे ओजोन के साथ। कैसे? ClO प्लस O2। देख रहे हो आप कैसे हो रहा है रिएक्शन? देख रहे हो ध्यान से? समझ में आ रहा है कैसे हमारे प्यारे ओजोन को इस CF2Cl2 ने बर्बाद कर रखा है ना? ओके, अब ये Cl रेडिकल रिएक्ट हो गया ओजोन के साथ, बनाया इसने ClO रेडिकल प्लस ऑक्सीजन, है ना? ऐसे ही फिर से ये क्लोरीन ClO रेडिकल रिएक्ट होगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा फिर से क्लोरीन रेडिकल और ऑक्सीजन। अब देख रहे हो, अब समझ पा रहे हो कैसे कैसे एक क्लोरीन रेडिकल आया, उसने ओजोन को तोड़ के ऑक्सीजन में बना दिया और फिर से एक नाइट्रेट ऑक्सीजन को डाइऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया और फिर से खुद इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये फिर जाएगा किसी ओजोन के पास, उसे रिएक्ट करके बना देगा क्या? ये फिर जाएगा किसी दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के पास, उसे कन्वर्ट करके फिर से क्लोरीन रेडिकल, यानी कि सेम क्लोरीन रेडिकल कितने सारे ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, कितने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहा है ऑक्सीजन में। देख, समझ पा रहे हो कि किस तरह से ये फ्रीऑन हमारे प्यारे ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहा है ना? ये चेन रिएक्शन चलते ही रहती है और इसी कारण होता है क्या? फॉर्म ओजोन होल। यही सब रीजन है ओजोन होल का फॉर्मेशन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना? इसलिए कहते हैं एसी कम यूज किया करो। अच्छा, लास्ट और वेरी बेस्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटू सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्या? स्मोक। स्मोक, जल्दी से बोलो, स्मोक कैसे बनता है? स्मोक और फॉग से प्लस गैसेस, है ना? मेन कांस्टेंट क्या है? स्मोक और फॉग। ये क्या है? कॉमन कांस्टेंट है। ओके, ठीक है। पर स्मोक होते हैं दो टाइप के, एक होता है क्लासिकल स्मोक, है ना, और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक।
ठीक है। पर मेन डिफरेंस दोनों में ये है भैया कि क्लासिकल स्मोक आता है कोल्ड प्लेसेस पे, कोल्ड जगह पे या कोल्ड एनवायरनमेंट में, पर फोटोस केमिकल स्मोक आता है वार्म एनवायरनमेंट में। ठीक है। और एक डिफरेंस वाली बात है भैया, ठीक है, दोनों में स्मोक और फॉग तो प्रेजेंट है, पर क्लासिकल स्मोक में प्रेजेंट है क्या, क्या प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड। और फोटोकेमिकल स्मोक में प्रेजेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बोलो बोलो, जोर से बोलो, अपने मन में बोलो कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहां से लिबरेट होते हैं, फोसिल फ्यूल से, है ना। ओके। और क्लासिकल स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से यह स्मोक होता है रेड्यूसिंग स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 का प्रेजेंट होने की वजह से ये स्मोक होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अब ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कहां से आ गया सर, ये तो कम से कम समझा दो, सब लर्न करे क्या, नहीं सुनते, आ जाओ, मजेदार टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, है ना, चलेगा। सल्फर यहां पे +4 में प्रेजेंट है, ओके, +4 में प्रेजेंट है, +6 मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। यानी सल्फर डाइऑक्साइड में अभी भी ताकत है भैया कि वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए, और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाए। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है भैया, तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, किसी रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, रिड्यूस, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है कि वो अभी भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को रिड्यूस कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। हुआ क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट। और इस रिड्यूसिंग एजेंट का प्रेजेंस है, SO2 का प्रेजेंस है किसमें, क्लासिकल स्मोक में। इस वजह से इस स्मोक को हम प्यार से कहते हैं रिड्यूसिंग स्मोक। हुआ क्लियर। और यहां पे प्रेजेंट है NO2, नाइट्रोजन प्रेजेंट है +4 में, जो कि है भैया नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर नाइट्रोजन का कुछ होना है तो वो होगा क्या, रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। आप बोलोगे भैया एक मिनट, नाइट्रोजन तो +5 में भी जाता है, जरूर जाता है, पर नाइट्रोजन की प्रोबेबिलिटी है कि वो +5 +4 के नीचे नाइट्रोजन या +4 में अच्छा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी की ओर जाना हर एक का राइट है ना। अच्छा, इस वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या चाहता है कि मैं खुद रिड्यूस हो जाऊं, दूसरों को क्या करूं, ऑक्सीडाइज। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है हम उसे प्यार से क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस है किसमें, फोटोकेमिकल स्मोक में। इस वजह से हम हमारे प्यारे फोटोकेमिकल स्मोक को कहेंगे, क्या हो गया भैया, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। हुआ क्लियर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसी तरह से हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय।